जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में। तो बिना समय गवाए आते हैं टॉपिक पर। हमारे सिलेबस में हमें पढ़ना है लाइट के नेचर के बारे में और उसमें हम मोस्टली स्टडी करेंगे रे ऑप्टिक्स के बारे में। ऑप्टिक्स जो है सेक्शन प्रकाशिकी, इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है आपका तरंग प्रकाशिकी वेव ऑप्टिक्स, और जो दूसरा होता है वो होता है आपका किरण प्रकाशिकी रे ऑप्टिक्स। तो हमें जो पढ़ना है हमारे सिलेबस में पूरे तरीके से वो पढ़ना है रे ऑप्टिक्स यानी किरण प्रकाशिकी के बारे में। तो ये जो पूरे जो कंटिन्यूअस लेक्चर आने वाले हैं आज के बाद, तो वो आएंगे आपके रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड लेक्चर एज वेल एज न्यूमेरिकल्स। जो कुछ भी रहेगा कंप्लीट आपको मिलेगा। बात करते हैं लाइट की कि लाइट कहेंगे किसको, प्रकाश है क्या। तो प्रकाश जो है ऊर्जा का ही एक रूप है, यानी लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके कारण या जिसकी वजह से हम सामर्थ्य हासिल कर पाते हैं किसी भी चीज को देखने का। ठीक है, यानी जो सेंसेशन ऑफ विजिबल जो एक अवेयरनेस हमें क्रिएट होता है, यानी कि जिसकी वजह से हम देख पाते हैं, सिंपल और सरल शब्दों में कहा जाए तो वो कौन होता है, प्रकाश। ठीक है, अब इसके गुण धर्म के बारे में यानी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम देखते हैं कि लाइट की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। पहला है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। जो प्रकाश होता है वो क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। और अगर ये विद्युत चुंबकीय तरंग है तो इसे संचरण करने के लिए यानी कि इसके ट्रांसमिशन के होने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होगी, मतलब कि किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। ये निर्वात में भी गमन कर सकता है। ठीक, ऑलवेज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, ऐसा मानते हैं हम या ऐसा है कि ये एक सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो है वो एक सरल रेखा में गमन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पीड ऑफ लाइट, और मैंने यहां इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ आप देख पा रहे होंगे। इन वैक्यूम मतलब कि निर्वात में, या इन एयर। ठीक, इन एयर और इन वैक्यूम हम इसकी स्पीड को लेते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड। ठीक, वेलोसिटी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हम जब वाटर यानी जल की बात करते हैं तब ये हो जाता है 2 × 25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम जब बात करते हैं ग्लास यानी कांच की तब ये और घट जाता है। मतलब यहाँ पे एक चीज देखने मिल रही है कि मीडियम जितना डेंस होता है, सघन होता है, प्रकाश की चाल उतनी ही क्या होती है, कम होती है। मीडियम जितना ही डेंस होगा यानी माध्यम जितना सघन होगा, प्रकाश की चाल में क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक, आगे देखते हैं कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है डज नॉट चेंज विथ मीडियम। कहने का तात्पर्य है कि जैसे हमने देखा यहाँ पे इसका जो वेग है, प्रकाश के गमन का जो उसका वेग है, माध्यम के बदलने के साथ साथ वो बदलता है। मीडियम चेंज होने के साथ उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, बट उसकी जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि उसकी जो आवृत्ति है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, आवृत्ति की। तो जो आवृत्ति है वो चेंज नहीं होती है, कब आप मीडियम चेंज करोगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि अगर लाइट का मीडियम चेंज होता है, माध्यम बदलता है, तो उसकी आवृत्ति क्या होगी, बदलेगी, नहीं बदलेगी। उसके बाद यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ड्यूअल नेचर। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, द्वैत प्रकृति होती है। अब इस पे बहुत विवाद रहा है फिजिक्स की दुनिया में। हम आते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ जानकारी जो बतानी जरूरी है कि ये ड्यूअल नेचर कहने का क्या मतलब है। द्वैत प्रकृति मतलब ये दोहरी प्रकृति का होता है, मतलब कि एक पार्टिकल यानी कण व्यवहार की तरह, ठीक है, और वेव नेचर यानी तरंग की तरह, ये दोनों तरीके का व्यवहार प्रदर्शित करता है। जब हम बात करते हैं लाइट की, तो लाइट एक कण की तरह भी व्यवहार करता है और एक तरंग की तरह व्यवहार करता है, और हम इन दोनों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले कण व्यवहार से संबंधित कणिका सिद्धांत न्यूटन महोदय ने 15 से 16वीं शताब्दी के मध्यांतर में दिया था। ठीक, उसके बाद आगे आए लोगों ने कहा कि उन्होंने जो थ्योरी दी थी, ठीक है, वो क्या थी, गलत थी। क्यों? क्योंकि जो प्रकाश है वो तरंग की तरह व्यवहार करता है। आगे चल के इस पे बहुत गहन अध्ययन हुआ, बाकी जो चीजें हुई, उसके बाद आइंस्टीन महोदय आए, उन्होंने कहा कि ये ड्यूअल नेचर यानी द्वैत प्रकृति क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, इससे रिलेटेड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैक्सवेल प्लैंक जो थ्योरी है उन्होंने दी।
उन्होंने उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसके बारे में बताया, प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाया। और आइंस्टीन महोदय है, ठीक है, उन्होंने इसके ड्यूअल नेचर को समझाया कि भाई ये भी होगा और ये भी होगा, कण की तरह भी व्यवहार करेगा, तरंग की तरह भी व्यवहार करेगा। प्रकाश में दोनों होता है, लेकिन एक समय पर एक कण की तरह व्यवहार कर रहा हो तो तरंग की तरह नहीं करेगा, और जब तरंग की तरह कर रहा हो तो कण की तरह नहीं करेगा। तो उन्होंने इस चीज को क्लैरिफाई किया। आगे इसमें एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का भी नाम आता है जिन्होंने इन सब के अध्ययन का यूज किया और एक बढ़िया थ्योरी प्रस्तुत की हम लोग को, उनका नाम है डी ब्रॉगली। ठीक, तो इस तरीके से प्रकाश जो था इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने देखा। अब हम जानेंगे प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में। उसके पहले हम अध्ययन करेंगे प्रकाश से रिलेटेड कुछ छोटी जानकारी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। अब देखिए यहां पे मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, आप इसको याद रखिएगा, काफी यूजफुल होने वाला है। और जैसा कि मूवमेंट्स वगैरह जो भी स्टूडेंट्स सब ने यूनाइट होकर चलाया है, बहुत बहुत बधाई हो। रेलवे भी अब एग्जाम का डेट दे रहा है 15 दिसंबर को, एनटीपीसी जो और ग्रुप डी ये सब के जो एग्जाम्स है, तो संभावना है कि रेलवे दिसंबर में उसके भी एग्जाम लेगा, तो इस टॉपिक से वहां भी क्वेश्चन आता है, तो ये वहां के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप देखते रहिएगा कि मैंने यहाँ पे विजिबल लाइट, जो विजिबल लाइट होते हैं यानी कि जो दृश्य प्रकाश होते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं विजिबल लाइट, इसको मैंने तोड़ा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं विब ग्योर, ठीक है, बेजानिहा पिनाला, ठीक, यानी कि बै से बैगनी और ला से लाल पर ये खत्म होता है, वॉयलेट और रेड। तो मैंने इसको बड़ी कोडिंग से इसको रखा हुआ, देखिए यहाँ पे वॉयलेट, ठीक है, बैगनी, और यहां पे आ रहा है आपका रेड। ठीक, तो ये जो है, ये जो सातों कलर से मिलके बनता है, ये आपका विजिबल लाइट होता है, दृश्य प्रकाश, जिसके कारण आप देख पाते हैं। तो इसके अलावा इसके जब उधर जाइएगा तो वॉयलेट से याद रखिए अल्ट्रा वायलेट, वॉयलेट के आगे अल्ट्रा वायलेट, ठीक है, और इधर रेड से याद रखिएगा आप इंफ्रारेड। वॉयलेट के आगे अल्ट्रा रेड, सॉरी अल्ट्रा वायलेट, और इधर इंफ्रारेड। और उसके आगे जाइएगा जब, वॉयलेट के आगे अल्ट्रा वायलेट, उसके आगे एक्सरे और गामा रेज। ये मैं आपको ऑर्डर याद करवा रहा हूं, ध्यान से याद कीजिएगा। रेड के इधर आइएगा तो इंफ्रारेड, उसके बाद आता है आपका माइक्रोवेव्स और रेडियोवेव्स। रेड के इधर इंफ्रारेड, रेड के जस्ट बगल में इंफ्रारेड, ठीक है, और उसके बाद माइक्रो और इधर रेडियो। अब देखिए इसको याद करने का फायदा ये है कि मैंने यहाँ पे ऐसे एरो एरो करके बनाया हुआ है, यहाँ पे मैंने एनर्जी, यहाँ फ्रीक्वेंसी, ऊर्जा और आवृत्ति लिखी है, ठीक है, इसको इस तरीके से सेट करके, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य, और साथ में डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन। इन चार चीजों की बात कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है मिनिमम और वहां लिखा हुआ है मैक्सिमम। ठीक, जब आप ध्यान देंगे, जब बात करेगा कि इसमें ये जो पूरे हैं इनमें ऊर्जा का जो स्तर होता है या क्रम होता है, वो ध्यान दीजिएगा। रेडियो वेव की ऊर्जा निम्नतम होती है, रेडियो वेव की ऊर्जा निम्नतम होगी, मिनिमम होगी एनर्जी, और मैक्सिमम किसकी होगी? गामा रेज की ऊर्जा, एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। देखिए एरो मैंने बनाया हुआ है, आपको याद हो जाएगा, दिमाग में छप जाएगा आपके। फिर बात करते हैं रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति सबसे कम होगी और ज्यादा किसकी होगी? गामा रेज की। ठीक है, गामा रेज की आवृत्ति भी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी। तो ये आप पॉइंट याद रखेंगे। अब बात करते हैं इनके तरंग दैर्घ्य की, ठीक है, वेवलेंथ की। तो वेवलेंथ गामा रेज का मिनिमम होगा सबसे कम, और सबसे ज्यादा होगा, आप उधर से इधर आ जाइए, रेडियो वेव्स का। ठीक, और साथ ही साथ डिफ्रैक्शन में भी इसका डिफ्रैक्शन सबसे कम होगा और इसका डिफ्रैक्शन यानी रेडियो वेव्स का डिफ्रैक्शन, विवर्तन सबसे ज्यादा होगा। अब देखिए क्रम आपको सबका नहीं याद करना है, आप इसका देख रहे होंगे, मैंने यहां लिखा है 400 नैनोमीटर और इसी को मैंने लिखा है 4000 एंगस्ट्रॉन। दोनों ही एक ही बात है, ठीक है। ये वेवलेंथ है, यहां पे 700 नैनोमीटर या 7000 एंगस्ट्रॉन। ठीक, तो ये जो है, ये जो लाल रंग है, यहां पर इसका ये इतना होता है और वायलेट का 4000 एंगस्ट्रॉन होता है। तो ये देख रहे हैं आप कि वेवलेंथ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है भाई, लेफ्ट टू राइट आने पर, यानी गामा रेज से इधर आने पर। तो ये आपको याद हो गया होगा। तो इस तरीके से ये एक कोडिंग था जिसको आपको याद करना है, जिसमें ऊर्जा का स्तर गामा रेज की ओर और आवृत्ति का भी गामा रेज की ओर, बाकी रेडियो तरंग की ओर आता है आपका वेवलेंथ का और उसका क्रम। इससे बहुत सारे और क्वेश्चंस बनते हैं और सॉल्व किए जाते हैं, ये आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा। तो इस तरीके से लाइट के बारे में कुछ जनरल इंट्रोडक्शन था जो बताना बहुत जरूरी था। अब हम आएंगे कि लाइट बिहेव कैसे करता है और हमें रे ऑप्टिक्स में उससे रिलेटेड क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए ध्यान दीजिए,
आगे चलिए, तो अब हम रे ऑप्टिक्स में डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन को पढ़ेंगे अभी डिटेल में। और साथ ही साथ इसके साथ एक और घटना होती है रिफ्रैक्शन, यानी कि उसको हम लोग कहते हैं अपवर्तन। परावर्तन की घटना में हम लोग पढ़ते हैं मिरर के बारे में रे ऑप्टिक्स में, और अपवर्तन में हम लोग पढ़ते हैं लेंस के बारे में। ठीक, मैं ये ऐसे ही हिंट के तौर पे बता रहा हूँ, पूरा डिटेल में एक एक चीज पढ़ेंगे। शिकायत का कहीं मौका नहीं दूंगा मैं आप लोगों को, और ना ही कोई डाउट या शंका संदेह की संभावना रहेगी। हम पढ़ने जा रहे हैं परावर्तन को। ठीक है, परावर्तन और अपवर्तन। देखिए, जब माध्यम सेम रहे, मीडियम सेम रहे, लाइट का कुछ भी हो, टकराना उकराना, और वो उसी माध्यम में रह जाए, मैं जनरल एक शब्द में बता रहा हूं आपको, तो ये घटना कहलाती है परावर्तन। टकरा के उसी माध्यम में पुनः वापस आना, ये घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। और अगर वो माध्यम बदलती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, या विरल माध्यम से सघन माध्यम में अगर प्रकाश की किरण प्रवेश करती है, यानी कि मीडियम को चेंज कर लेती है, डेंस टू रेयर या रेयर टू डेंस मीडियम, तो ये जो इंसिडेंट है वो उसका रिफ्रैक्शन कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। इन दोनों के कुछ कुछ नियम हैं, उन चीजों को समझने के बाद हम आगे फर्दर टॉपिक को समझेंगे। तो हम चल रहे हैं परावर्तन को पढ़ने। बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही इजी टॉपिक है, आपको आनंद आने वाला है, आप देखते रहिए। परावर्तन के बारे में मैं आपको बता दूं कि यहां मैंने लिखा हुआ है कि इट इज द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मतलब कि प्रकाश की किरण का क्या है, ये एक उसकी क्रिया है, ठीक है, या उसका एक नेचर है। क्या करेगा वो कि अगर वो किसी चिकने तल से जाके टकराया, तो टकराने के बाद अगर वो प्रकाश की किरण वापस उसी माध्यम में आ जाती है, तो ये घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, यानी प्रकाश किरण टकराए किसी माध्यम से और किसी सतह से टकराए और उसी माध्यम में वापस आ जाए, तो ये घटना कहलाती है परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब ये जो रिफ्लेक्शन है ये दो तरीके का होगा। एक होता है आपका रेगुलर और एक होता है इरेगुलर, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन अगर आपको एक शब्द में समझाऊं, ये मान लीजिए कोई सरफेस है, ठीक है, और यहां पे एक आपतित हुई किरण, ठीक, आई, टकराई, चली गई, फिर एक और आई, टकराई, चली गई। आने वाली सारी किरणें और जाने वाली सारी किरणें अगर पैरेलल हैं, तो इस तरीके का पैटर्न मिल रहा है। तो ये एक बहुत चिकने सतह पर, मतलब कि जो सतह बिल्कुल भी खुरदरा ना हो, ऐसे सतह पर ये पॉसिबल है रेगुलर रिफ्लेक्शन का मिलना, नियमित परावर्तन का मिलना, कि एक क्रम में समांतर आए, टकराने के बाद समांतर जाए। ठीक, तो इस तरीके का परावर्तन आपका क्या कहलाएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी नियमित परावर्तन। और अगर मान लीजिए सतह जो है आपका वो इस तरीके का है, चिकना सतह है ना, सतह आपकी चिकनी हो या खुरदुरी हो, लेकिन उसकी बनावट इस तरीके का हो या खुरदुरी हो, तो भाई प्रकाश किरण अगर यहां आकर टकराती है तो ये इधर जाएगी, यहां आकर अगर कोई टकराती है तो वो इधर आएगी, फिर यहां आकर वापस टकराती है वो ऊपर की ओर जाएगी। तो इस बार आप देख रहे हैं कि इसका अनियमित परावर्तन हो रहा है। माध्यम वही है तो परावर्तन का नाम दे रहे हैं, लेकिन इस बार ये कहला क्या रही है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी अनियमित परावर्तन। ये ऐसे ही आपको पढ़ाया गया, बताया गया जानकारी के लिए। अब चलते हैं कुछ टर्म्स के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे पक्का यकीन है कि बहुत कम लोग इस चीज को डिस्कस करते हैं। जो रे ऑप्टिक्स को बड़े अच्छे समझते हैं वही आपको ये चीज बताएंगे। बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की, बात करेंगे वेलोसिटी की, ठीक है, प्रकाश के वेग की, बात करेंगे उसके वेवलेंथ की यानी तरंग दैर्घ्य की, बात करेंगे फेज यानी कला की, और बात करेंगे इंटेंसिटी यानी तीव्रता की। देखिए, फ्रीक्वेंसी यानी जो आवृत्ति है, परावर्तन जब रिफ्लेक्शन होता है, व्हेन रिफ्लेक्शन ऑकर्स, तो फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होती है और वेलोसिटी कैसे चेंज होता भी है कि नहीं होता है, वेवलेंथ चेंज होता है कि नहीं होता है। किस केस में, रिफ्लेक्शन के केस में। लाइट के लिए नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लाइट का रिफ्लेक्शन के केस में। परावर्तन के समय पे फ्रीक्वेंसी बदलता है कि नहीं बदलता है, तो भाई फ्रीक्वेंसी में रहता है नो चेंज, मतलब अपरिवर्तित। वेलोसिटी नो चेंज, आएगा जिस स्पीड से टकराएगा उसी स्पीड से क्या होगा, वापस जाएगा।
बात करेंगे वेवलेंथ की, तरंग दैर्घ्य की, इसमें भी हमें मिलता है नो चेंज। तो मैंने नो चेंज वाले तीनों को ऊपर लिखा, आवृत्ति, वेग और तरंग दैर्घ्य को, सॉरी। इसके बाद करेंगे बात फेस और इंटेंसिटी की। तो फेस क्या होगा, चेंज होगा, कला जो है वो बदलती है, ठीक है। जब परावर्तन की घटना होती है तो कला में क्या होता है, बदलाव आता है, फेस चेंज होता है। बात करेंगे इंटेंसिटी की, तीव्रता की, तो भाई तीव्रता उसकी डिक्रीज होती है, ठीक है, यानी कि घटती है। तो मतलब ये भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक। तो इतने जो फैक्ट्स है अबाउट रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन से संबंधित, तो इस केस में आपने इन सबको देखा और याद रखना है आपको। फ्रीक्वेंसी में नो चेंज, वेलोसिटी में नो चेंज, वेवलेंथ में नो चेंज। बच गया फेस और इंटेंसिटी, दोनों में चेंज आएगा, इंटेंसिटी घटेगी, ठीक। तो इस तरीके से हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी इकट्ठा किया। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो रिफ्लेक्शन है ये हो कैसे रहा है, इंसिडेंट रे किसको कहेंगे। अच्छा, मीडियम के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसको। चलिए अब हम देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस को, यानी परावर्तन संबंधी नियम को। मुख्यतः दो नियम होते हैं, ठीक है, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ कहता है कि जब भी परावर्तन की घटना होगी उस समय आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होगा, तीनों एक प्लेन में होंगे, एक समतल में होंगे, ठीक। और जो दूसरा नियम है वो ये कहता है हमसे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होगा नियमित परावर्तन की जब घटना होगी तब। इसको मैं आपको पढ़ के भी सुना, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु पर, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब इसको मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहूं तो मैं एक और मार्कर ले लेता हूं। दो स्केच पेन है मेरे पास अलग अलग कलर के, ठीक है, बढ़िया। चलिए हो जाएगा। देखिए अब ये डस्टर है मेरा, ठीक, और ये ब्लैक वाली इंसिडेंट रे मान लेते हैं आप लोग, ठीक। और इसको करते हैं हम हाँ, ये आपतन बिंदु है जहां पे ये लाल वाला मार्क स्केच पेन जा रहा है, ये आती है आपकी इंसिडेंट रे और ये आपकी क्या होती है आने के बाद, और ये निकल लेती है, ठीक। तो ये तीनों क्या होने चाहिए, एक ही तल में होने चाहिए। एक ही तल में आप जिस बिंदु को और जिस तल पे देख रहे हो उनको वो नहीं, ये जो पीछे ये जो तल नजर आ रहा है ना, जैसे कि मैं इसको, ये बोर्ड के आप सामने इनको देख पा रहे होंगे, आपतित किरण आई, परावर्तित किरण गई और अभिलंब, तीनों क्या होने चाहिए, एक ही तल पे होने चाहिए। मतलब कि इनके पीछे अगर आप कोई तल बनाओ, इनके पीछे, तो वो तीनों क्या होने चाहिए, उस तल पे आने चाहिए। इसकी बात नहीं कर रहा था मैं। तो ये तीनों क्या होने चाहिए, एक ही तल पे। मतलब ऐसा नहीं है कि ये ऐसे आएगा और इधर से ऐसे जाएगा, आएगा ऐसे, इधर जाएगा ऐसे, आएगा ठीक किसी तरीके से और ठीक इसी तरीके से जाएगा, और अभिलंब इसका ठीक लंबवत तल के। तो इस तरीके से पहला नियम इसकी व्याख्या करता है, ठीक, कि तीनों क्या होंगे, एक ही तल में होंगे। दूसरा जो कहता है कि इन रेगुलर रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, यानी कि आपतित कोण, ठीक, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटाता हूं और आपको एक्सप्लेन करता हूं, समझाता हूं कि ये जो नियम है ये किस तरीके से और क्या कह रहा है, ठीक। और क्या क्या चीजें जैसे कि आपसे रह गई होंगी। तो हम बना लेते हैं तल, ये मैंने बना लिया, ठीक। अब इस तल पर जो किरण आएगी, इस किरण को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक। बहुत लोग को पता होगा, संयम बनाए रखें, आपतित किरण, ठीक, जहां टकराएगी वो बिंदु कहलाता है, क्या कहलाता है, आपतन बिंदु, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहां यह आपतित हुआ है वह बिंदु क्या कहलाएगा, आपतन बिंदु। इस बिंदु पर इस तल के लंबवत ठीक ऊपर की ओर ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा नॉर्मल, यानी कि अभिलंब। सारी चीजें बड़े अच्छे से, बड़े बारीकी से समझना है आपको, आगे दिक्कत ही नहीं जाने वाला फिर तो मिरर उरर में। और टकरा के ये चले जाएंगे यहां से, तो ये जो है ये होगा आपका वही रे है
वही किरण आई जो गई, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि परावर्तित किरण। ठीक, आपतित किरण आई, आपतन बिंदु पे टकराई और चले गई। परावर्तित किरण कहां था? अभिलंब। अब अभिलंब से मैंने आपतन कोण और परावर्तन कोण का जिक्र तो किया, लेकिन बताया नहीं आपको। अभिलंब यानी नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बनने वाला जो एंगल है वो एंगल कहलाता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी आपतन कोण। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और उसी अभिलंब और रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बनने वाला कोण कहलाता है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या परावर्तन कोण। ठीक है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण। इसको एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस तरीके से रिफ्लेक्शन के बारे में इतनी सारी जानकारियां थी, ठीक, कि ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये परावर्तन संबंधी नियम सब कुछ हमारा इस वीडियो में हो रहा है कवर। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे जो परावर्तन की घटनाएं हैं दर्पण में होंगी, मिरर में। तो मिरर कौन कौन से होंगे भाई? तो मिरर होते हैं समतल यानी प्लेन मिरर, स्फेरिकल यानी गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में फर्दर और क्लासिफाइड है, तो उसको हम लोग वहां डिस्कस करेंगे। पूरे लेक्चर्स खत्म होने के बाद आपको मोस्ट प्रोबेबली पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। साथ बने रहिए, तैयारी करते रहिए। सब एग्जाम्स के डेट आ रहे हैं, मतलब एग्जाम बड़ा जल्दी होगा, लापरवाही चक्कर में मत रहिए। चलिए आगे देखते हैं अब।